नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर। इसके अंदर सर हम रिवीजन करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। क्या मीनिंग सर? सर जीएसटी के अंदर टैक्स की पेमेंट किस तरीके से होती है, चैप्टर का नाम है सर ये। आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सर हमने कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज कर रखे हैं? सर हमने टीडीएस अंडर जीएसटी चैप्टर रिविजन कर रखा है सर। सर हमने टीसीएस अंडर जीएसटी चैप्टर ऑलरेडी रिवीजन कर रखा है सर। सर हमने रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर रिवीजन कर रखा है सर। सर हमने क्वेश्चन आंसर कौन कौन से चैप्टर के कंप्लीट कर रखे हैं सर। सर हमने टीसीएस अंडर जीएसटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रखे हैं सर। और सर हमने रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रखे हैं सर। सर हमने अभी टीडीएस अंडर जीएसटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अभी कंप्लीट नहीं किए। सर होता क्या है, इंस्टीट्यूट का आप स्टडी मटेरियल उठाइए, ICAI का आप स्टडी मटेरियल उठाइए सर। उसमें पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टीडीएस दोनों को मिला के एक चैप्टर बनाया गया है। मैंने आपको टीडीएस पहले करा दिया और पेमेंट ऑफ टैक्स आपको अब करा रहा हूं। तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई लिंकेज है इसके बीच में? क्या मतलब जी? सर पेमेंट ऑफ टैक्स और टीडीएस अंडर जीएसटी चैप्टर इंस्टीट्यूट ने कंबाइन करके बना रखा है। तो क्या सर इनके अंदर कोई कॉमन चीजें हैं? आपने हमें अलग करा दिया टीडीएस अंडर जीएसटी और आप पेमेंट ऑफ टैक्स आप हमको अभी करा रहे हो। तो क्या सर ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हमने टीडीएस अंडर जीएसटी चैप्टर नहीं किया तो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर हमें समझ में नहीं आए? सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का एक अलग मैकेनिज्म है और टीडीएस अंडर जीएसटी चैप्टर का सर अलग मैकेनिज्म है। दोनों चैप्टर आपस में बिल्कुल भी इंटरलिंक नहीं है। तो सर हमें रिवाइज करा दीजिए अब पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा सर, रिवीजन शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों का कुछ सवालों का सर जवाब दे दीजिए। हाँ जी बताइए। सर आप बड़ा स्लो स्लो पढ़ाते हो, बहुत आराम आराम से पढ़ाते हो सर आप। देखिए इस चीज का जवाब मैं हमेशा आपको देता हूं, आज फिर एक बार दूंगा और हमेशा दूंगा जब जब आप पूछोगे कि सर आप इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो। देखो बच्चा, होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशली हमसे पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें तो शुरू से आपसे ही पढ़ना है, आप ही कराओगे सर। अरे बच्चे को चीजें समझ भी तो आए, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं क्लास में, क्या हमारा पैटर्न है पढ़ाने का, वो बच्चा तभी तो कैच करेगा। अब मैं आऊं क्लास के अंदर, आके अपना शुरू हो जाऊं, 15-20 मिनट में लेक्चर कंप्लीट कर दूं कि हाँ जी रिवीजन हो गई सर पेमेंट ऑफ टैक्स की। अरे एक्चुअल में इतना टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में। जो रिवीजन है पेमेंट ऑफ टैक्स की, आपने देखा नहीं क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे हैं रिवीजन वीडियोस की। तो रिवीजन वीडियोस में क्या होता है सर, कोई आधा घंटे में कंप्लीट करा देता है, कोई 15 मिनट में करा रहा है रिवीजन वीडियो। छोटे छोटे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ सर। अरे बड़े बड़े चैप्टर का भी यही हाल है जी, बड़े बड़े चैप्टर्स का भी यही हाल है। वैल्यूएशन कंप्लीट करा रहे हैं सर 30 मिनट में, 35 मिनट में। बेटा वो आपको समझ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? अरे आपने रेगुलर क्लासेस करी नहीं अगर किसी से, आप रिवीजन वीडियोस से क्या करोगे? रिवीजन वीडियोस का मतलब तो यही होता है ना, आपने ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है सर किसी से। तो सर आप ये बताओ ना, आप भी तो रिवीजन वीडियोस करा रहे हो, लेकिन आप चैप्टर की जो लेंथ है वो इतनी लंबी क्यों लेके जाते हो? सर रिवीजन तो हम करा रहे हैं, लेकिन पर्पज हमारा एक ओरिएंटेड बैच है कि हम इस तरीके से चीजों को कंप्लीट कराएं कि बच्चा सिर्फ रिवीजन ना करे, एक फ्रेशली माइंड बच्चा यहाँ पे आके बैठे और कहे सर हमें जीएसटी बिल्कुल नहीं आता। आप उस तरीके से हमें जीएसटी पढ़ाओ सर। हाँ सर ऐसा हो सकता है। और ऑलरेडी जिन बच्चों ने क्लासेस ले रखी हैं अब वो रिवीजन कर रहे हैं, तो वो तो सर डेफिनेटली एंजॉय करेंगे बैच को। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें। चलिए जी शुरू करते हैं। सर चैप्टर का नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स व्हिच आर मेंटेन्ड ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल फॉर ईच टैक्स पेयर। सर क्लास शुरू करने से पहले एक चीज और बता दो सर हमें,
सर आप पढ़ाते कहाँ से हो, आपका सोर्स क्या है? आप तो ये पेज ही लेके बैठ जाते हो, अब हमें क्या पता सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? बेटा हमने है ना अपने हैंड रिटन नोट्स अलग से प्रिपेयर कर रखे हैं। हमने क्या कर रखा है, अपने हैंड रिटन नोट्स अलग से प्रिपेयर कर रखे हैं जी। सर आपके हैंड रिटन नोट्स में इतनी क्या खासियत है? अरे मैं कहता हूँ आपने हमारे हैंड रिटन नोट्स एक बार पढ़ लिए ना, क्वेश्चन आंसर आप बिना किसी को सुने कि हाँ जी हमें क्वेश्चन आंसर करा दो, आप अपने आप क्वेश्चन आंसर सोल्व कर पाओगे जी। क्लास में तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ सर कि आप अगर सिर्फ इन हैंड रिटन नोट्स को ही पढ़ो कि हाँ जी ऐसे, हाँ जी ऐसे, हाँ जी ऐसे, आप आंख बंद करके अपने क्वेश्चन आंसर सोल्व कर पाओगे। अच्छा सर, तो सर हमें कब मिलेंगे नोट्स? सर नोट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे। हाँ, हम सैंपल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं नोट्स की, किसी स्पेसिफिक चैप्टर की, किसी स्पेसिफिक चैप्टर के सैंपल के रूप में हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ जी इस चैप्टर की हमने सैंपल नोट्स आपको शेयर कर दिए, आप उन नोट्स को देखिएगा एक बार और क्वालिटी चेक करिएगा सर, क्या क्वालिटी हमने कॉम्प्रोमाइज की है? कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। देखिए हमारे जो नोट्स है ना, वो रजिस्टर के A4 साइज शीट पे बने हुए हैं, कोई प्लेन पेपर पे नहीं बने हुए जो कंप्यूटर में मेंटेन किए जाते हैं। जो हमारा जो पेपर है ये रजिस्टर का पेपर है सर, और जो ऑनलाइन जो टीचर्स आजकल पढ़ा रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हैं अपने, वो क्या करते हैं कंप्यूटर में लिख रहे हैं सर अपने नोट्स। सर उसमें और आपके नोट्स में क्या फर्क है? बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि जो कंटेंट हमारा 4 पेज में 3 पेज में आता है वो उनके 1 पेज में आ जाता है। अच्छा सर ऐसे भी होता है? हाँ जी ऐसे भी होता है, ऐसा ही होता है जी। अरे वो होते तो हैंड रिटन नोट्स ही हैं, लेकिन इनको कंप्यूटराइज टाइप किया जाता है, कंप्यूटराइज टाइप किया जाता है हैंड रिटन लैंग्वेज के अंदर। तो उनका जो 1 पेज के अंदर कंटेंट होगा और जो हमारा 3 से 4 पेज का कंटेंट होगा वो इक्वल होगा। तो सर क्या आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं अगर कंपेयर करें हम उनसे, तो 2 3 4 गुना आपके ज्यादा ही मिलेंगे पेज। लेट सपोज सामने वाले टीचर्स ने 150 पेज में कंप्लीट कराया जीएसटी, तो सर आपके तो 500 पेज बन जाएंगे। अरे कहने के 500 पेज हैं, कहने के बनेंगे, मुश्किल से 500 पेज बनेंगे ही नहीं पहली बात तो सर। लेकिन मैं कहता हूं आप ऐसे देखोगे चैप्टर के पेज को, आप रिवीजन करोगे ऐसे और आप देखोगे 2 मिनट के अंदर कंप्लीट साइड, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट साइड, टाइम आपका उतना ही लगना है लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ज्यादा मिलेगी। कैसे मिलेगी सर ज्यादा? अरे एक पेज पे लिमिटेड कंटेंट लिखा हुआ है, लिमिटेड कंटेंट याद करने के लिए आपको लिमिटेड टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरा पेज आपको लर्न करना है, आप पूरा पेज लर्न कर रहे हो, आपको देख के सिरदर्दी हो रही है कि जी सर कैसे याद करूं मैं इतने बड़े पेज को। छोटा सा पेज है, आप देखोगे फटाफट कंप्लीट करोगे, अगला पेज देखोगे फटाफट कंप्लीट करोगे, आपको टाइम कम लगेगा सर। इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बराबर ही मिलेगी, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है सर, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। कैसे सर एक बार बता दो? अरे एक पेज ले लो एग्जांपल के तौर पे, एक पेज उठाओ सर, एक पेज पे 50 लाइनें लिख दो और उनको याद करो। आपको देख के ना अंदर से घबराहट होगी, इतना सारा कैसे करूं? और आप क्या कर दो सर, हर पेज पे 5 5 लाइनें लिख दो और 10 पेज बना दो। आप कहोगे अरे इतना आसान हो गया ये तो बड़ा आसान है। तो सर हमने यही फॉर्मूला कॉपी किया है। सर आपने कहां से कॉपी किया है? सर हमने कहीं से कॉपी नहीं किया, हमने अपने दिमाग से बनाया है कि हमने जो हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं ना अपने, वो इस तरीके से बनाने हैं कि बच्चा जिस कॉपी में लिखता है, बच्चा रजिस्टर मेंटेन करता है सर अपना। जब क्वेश्चन आंसर कराते हैं या कंसेप्ट नोट्स बनाते हैं तो बच्चा भी अपने रजिस्टर मेंटेन करता है। तो जो हमारे नोट्स हैं वो एक तरीके से रजिस्टर की फॉर्म में है। जैसे आप अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हो उसी सेम तरीके से हमारे नोट्स प्रिपेयर हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं ये तो किसी टीचर के नोट हैं।
आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि किसी फैकल्टी के नोट है, आपको तो ऐसा लगेगा तो हमने लिख रखे हैं। और सर जो चीज हमने खुद लिख रखी होती है ना, वो हमें बड़ी आसानी से याद होती है। कैसे सर? अरे आप खुद देखो ना, आप 4 चीज लिखो अपने हाथ से, आप फटाफट याद होगी आपको। आपको मैं किसी के नोट्स पकड़ा दूं, आप बोलोगे सर मैं कैसे याद करूं? जब तक वो नहीं समझाएगा ना तब तक याद नहीं होगा आपको। लेकिन आपको अगर आपने खुद से मेंटेन की है चीजें, आपको पढ़ने का मन करेगा, आपको देख के खुशी मिलेगी, फटाफट आप रिवाइज कर दोगे। चलो सर, आप सर हमें पीडीएफ शेयर करना अपने नोट्स की, किसी भी चैप्टर की। सर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप किसी भी चैप्टर की एक पीडीएफ शेयर करना हमें, कि आपके सैंपल नोट्स किस तरीके के हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रॉमिस किया था मैंने आपसे। चलिए सर पढ़ाइए, आगे बढ़िए सर। सर चैप्टर का नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। देखिए जीएसटी में पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरीके से होता है, धीरे धीरे चलेंगे सर। हमारा पढ़ाने का तरीका सर बहुत स्लो चलेगा, कि सबको चीजें समझ आए, आप पेपर में फेल नहीं होगे सर। क्या मतलब सर? सर मैं कहता हूं आप अभी टाइम लगा लीजिए मेरे साथ में, आप फेल नहीं होगे। आप किसी टीचर का बैच उठाते हैं, 100 घंटे का, 60 घंटे का आपने बैच ले लिया, 60 घंटे का बैच आपने लिया, अब पता लग रहा है आपको 3 टाइम्स टाइम खुद लगाना पड़ रहा है। मतलब आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली वहां से, अब बस आपने क्लासेस तो कर ली, लेकिन आपको फिर खुद से समय लगाना पड़ रहा है। सर क्या कहना चाहते हो आप? बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ेंगे ना, हमारा जो बैच है या जो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से है सर, जितना हमने आपको करा दिया, आपको सिर्फ उतनी देर क्लास के अंदर कंसंट्रेशन से पढ़ना है, सिर्फ उतनी देर आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है सर। उसके बाद जब आप क्लास अगली क्लास अटेंड करोगे, 10 मिनट के लिए वो रिवाइज कर लीजिए लास्ट क्लास को, 10 मिनट में बड़ी आराम से रिवाइज होगा सर। इसके अलावा आपको कोई एडिशनल टाइम डिवोट नहीं करना अपना। क्या मतलब सर? अरे मतलब सर ये है कि आपको जो समय लगाना है वो सिर्फ मेरे साथ लगाना है, आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना घर जाके कि सर अब आप खुद से भी देखना पड़ रहा है, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। मैं कहता हूं आप जितना समय मुझको दोगे, आपको सिर्फ वही टाइम लगाना है। उसके अलावा 10 मिनट टाइम, बस 10 मिनट सर, मैक्सिमम 10 मिनट, मैं 15 भी नहीं कहता जी। 10 मिनट टाइम आपको एक बार रिवीजन करनी है जो हमने लास्ट क्लास में कराया। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट को कोई अलग से एडिशनल टाइम नहीं देना। अरे वाह सर, मजा आ गया सर। चलो सर कम चैप्टर शुरू करते हैं सर। There are 3 types of ledgers which are maintained on GST common portal for each taxpayer. सर जीएसटी के अंदर क्या होता है, 3 तरीके के लेजर्स होते हैं। एक टैक्स पेयर का ना, आप ये मान के चलो, एक टैक्स पेयर का 3 खाते चलते हैं गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास एक टैक्स पेयर के 3 खाते चलते हैं जी। सर कौन कौन से खाते चलते हैं? सर पहला चलता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा चलता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तीसरा चलता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। क्या मीनिंग सर इस बात का? सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब है टैक्स पेयर ने डिपार्टमेंट के पास कुछ पैसा जमा करा रखा है, ठीक है सर, ये तो कैश लेजर हो गया। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? सर टैक्स पेयर ने अगर कोई परचेज करी है रजिस्टर्ड पर्सन से बिजनेस पर्पस के लिए, तो जो परचेज पे उसने जीएसटी पे किया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर डिपार्टमेंट के पास मेंटेन करता है सर, ठीक है सर। और सर तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, डिपार्टमेंट कहता है सर आपकी इतनी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है सर हमें समझ आ रहा है। सर एक बार समझा दो ना एक बार कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर से होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अंदर जो लाइबिलिटी है टैक्स पेयर की, क्या मीनिंग सर? अरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर जो है डिपार्टमेंट के पास जो मेंटेन करता है टैक्स पेयर, उसके अंदर जो लाइबिलिटी है टैक्स पेयर की, उसको वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डिस्चार्ज करेगा, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिस्चार्ज करेगा। समझ आ रही है ना आपको बातें? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अंदर जो भी लाइबिलिटी है, या तो टैक्स पेयर उसको
ई क्रेडिट लेजर से डिस्चार्ज करेगा कि सर हमारा इतना क्रेडिट आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उससे हम अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से लायबिलिटी की पेमेंट होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर, हमें समझ आ गई आपकी बातें। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता क्या है? इट रिफ्लेक्ट कैश बैलेंस ऑफ सच टैक्स पेयर विद डिपार्टमेंट। सर बताया तो था आपने कि एक टैक्स पेयर का कितना कैश बैलेंस डिपार्टमेंट के पास मेंटेन है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सर। अरे इन सिंपल वर्ड्स, इट कंटेन्स अ समरी ऑफ डिपॉजिट और पेमेंट मेड बाय अ टैक्स पेयर। क्या मीनिंग सर? अरे जैसे हमारी बैंक की पासबुक होती है, बैंक की पासबुक में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, कितना हमने जमा कराया, कितना हमने विड्रॉ किया। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर समरी होती है, कितना हमने जमा कराया और कितनी हमने पेमेंट करी कैश लेजर से। ठीक है सर, हमें समझ आ रहा है, आगे बढ़ो सर। चलिए जी सर, द डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है ना हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक तरीके से हमारा वॉलेट है जो डिपार्टमेंट के पास हम मेंटेन करते हैं। कैसे सर? अरे इसको इस तरीके से लीजिए, जैसे एक पेटीएम अकाउंट खोल लिया हमने अपना डिपार्टमेंट के पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास हमने एक अपना पेटीएम अकाउंट खोल लिया सर, और अब हम उस पेटीएम अकाउंट के अंदर कुछ पैसे जमा करेंगे। सर क्यों करेंगे? अरे लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। ठीक है सर, तो सर हम किस किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करा सकते हैं? चलिए सर सुनिए सर ध्यान से। देखिए इंटरनेट बैंकिंग से करा सकते हैं सर, थ्रू ऑथोराइज्ड बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, थ्रू ऑथोराइज्ड बैंक। क्या बोला सर? सर इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थ्रू ऑथोराइज्ड बैंक। हाँ सर आगे बढ़ो सर। सर या तो हम यूपीआई से करा सकते हैं, या आईएमपीएस से करा सकते हैं सर, या आरटीजीएस और एनईएफटी। ठीक है सर, ये तो हो सकते हैं एनी बैंक के, किसी भी बैंक के, यूपीआई से, आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी। और इंटरनेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थ्रू ऑथोराइज्ड बैंक सर। ठीक है सर, हमें समझ आ रही है सर आपकी बातें। सर मैं कहता हूँ, मैं तो है ना देसी आदमी हूँ ना, तो मेरे पास यूपीआई की पेमेंट करने का मेरे को समझ नहीं आती कैसे करते हैं, ना मैं इंटरनेट बैंकिंग चलाता, ना सर मैं आईएमपीएस से कर सकता, ना आरटीजीएस से कर सकता, एनईएफटी से नहीं कर सकता, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं है सर मेरे पास। तो सर मैं कैसे कराऊं? मैं कहता हूँ सर आप क्या करो, किसी भी ऑथोराइज बैंक में जाओ और ओवर द काउंटर पैसे को डिपॉजिट करा दो। काउंटर पे जाओ, ये पैसे हैं सर हमारे, ये जमा कर लीजिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल दीजिए। ठीक है सर, तो ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथोराइज्ड बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज पर चलान पर टैक्स पीरियड बाय कैश या चेक और डिमांड ड्राफ्ट। क्या मीनिंग सर? आप सर एक चलान जनरेट करो, सबसे पहले तो एक चलान जनरेट होगा ऑनलाइन, उस चलान पे आप सर मैक्सिमम 10,000 रुपए पर चलान पर टैक्स पीरियड। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो क्वार्टरली आपका टैक्स पीरियड हो गया। अगर आप मंथली टैक्स की पेमेंट करते हो सर, मंथली रिटर्न फाइल करते हो तो मंथली आपका टैक्स पीरियड हो गया। तो पर चलान पर टैक्स पीरियड 10,000 रुपए सर। सर हमें समझ आ रही है? सर किस किस तरीके से जमा कर सकते हैं? या तो आप सर उनको कैश दे दो, या आप उनको चेक दे दो, या फिर आप उनको डिमांड ड्राफ्ट दे दो, डीडी बोलते हैं सर उसको। चलो सर आगे बढ़ो। सर एक ध्यान देने वाली बात है, इट मे बी नोटेड दैट, कभी कभी है ना जो 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड है ना, ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। आप कितना भी जमा करा सकते हैं जी, कोई लिमिट नहीं है, 10,000 की कोई लिमिट नहीं है। दो केस हैं सर, इसके दो केस हैं सर। सर पहला केस क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ जीएसटी। अगर सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको नोटिफाई किया किसने, कमिश्नर ऑफ जीएसटी ने, कि सर इनकी पेमेंट है ना कितनी भी जमा करा लो आप,
ये जितना चाहें उतना जमा करा सकते हैं, आप जमा कर लो सर इनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ठीक है सर। सर नंबर सेकंड आपका आता है प्रॉपर ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग रिकवरी थ्रू सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सर एग्जांपल लेते हैं इसका। विजय माल्या, मान लो जीएसटी उस टाइम पे था, सर्विस टैक्स था बेसिकली उस टाइम पे, जिस टाइम पे विजय माल्या देश को छोड़ के भागा। अगर जीएसटी था तो जीएसटी का ड्यू उसने पे नहीं किया, लेट सपोज मान लीजिए सर जीएसटी का ड्यू उसने पे नहीं किया। अब सर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, उससे जो पैसे रिकवर होंगे डिपार्टमेंट जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करा देगा उसके, और उस पैसे से पेमेंट रिसीव कर लेगा डिपार्टमेंट। तो if proper officer or any officer authorized to recover dues from any person during investigation including recovery through sale of property। चलिए सर ठीक है, आगे बढ़िए सर। सर अमाउंट डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूज्ड टू पे एनी लायबिलिटी। जो पैसा सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर डिपॉजिट कराया, आप उस पैसे से किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं सर। किसी भी लायबिलिटी का क्या मीनिंग हुआ सर? सर जीएसटी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज होती हैं। जैसे सर सबसे पहली तो होती है टैक्स की लायबिलिटी। ओके सर, कुछ लोग सर टैक्स को टाइम से जमा नहीं कराते हैं, ड्यू टाइम पे पेमेंट नहीं करते सर, उस केस में सर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है। ठीक है सर। सर गवर्नमेंट इंटरेस्ट तो लेगी, लेट फीस भी लेगी कभी कभी। चलिए सर, और सर कौन सी पेमेंट हो सकती है? सर गवर्नमेंट पेनल्टी की पेमेंट ले सकती है आपसे, कि पेनल्टी लगा दी गवर्नमेंट ने आप पे। ठीक है सर। सर और कोई पेमेंट भी हो सकती है? हाँ जी, कोई और पेमेंट भी हो सकती है। अभी तो हम मोटा मोटी याद कर रहे हैं कि टैक्स की पेमेंट हो सकती है, इंटरेस्ट की पेमेंट हो सकती है, पेनल्टी की पेमेंट भी हो सकती है, और लेट फीस होती है सर, और एनी अदर चार्जेस। ओके सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ है, आप उससे किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टैक्स की कर सकते हो, इंटरेस्ट की कर सकते हो, पेनल्टी की कर सकते हो, फीस की कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनकी किसी एक की कर सकते हो, आप जिसकी चाहो सर उसकी कर सकते हो। ओके सर, आगे बढ़ो सर। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर हेड and further each major head has 5 minor head as mentioned below। क्या मीनिंग होगा सर इस बात का? सर सुनिए ध्यान से। अगर हम इंटर स्टेट सेल करते हैं, एक सप्लायर ने सेल करी, दिल्ली के सप्लायर ने सेल करी मुंबई के कस्टमर को, तो सर इंटर स्टेट सेल हुई तो आईजीएसटी लगेगा सर। ओके सर। सर दिल्ली का सप्लायर है, दिल्ली में सेल कर रहा है, तो सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, या यूटीजीएसटी लगेगा अगर किसी यूनियन टेरिटरी को करी है। और सर सेस लगता है। तो 4 होते हैं आपके मेजर हेड, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड सेस। सर सेस क्या होता है? कंपनसेशन सेस बोलते हैं सर इसको, कंपनसेशन सेस। और सर हर एक मेजर हेड के अंदर 5 माइनर हेड होंगे सर। सर 5 माइनर हेड कौन से होंगे? अरे अभी तो पढ़ा हमने, लास्ट कुछ मिनटों पहले नहीं पढ़ा सर हमने। क्या पढ़ा सर हमने? अरे 5 पढ़े थे हमने। टैक्स होता है सर माइनर हेड में, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और अदर चार्जेस। ओके सर। सर एक बार और बताओ अच्छे से। अरे 4 होते हैं मेजर हेड, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और सेस, कंपनसेशन सेस। और ईच मेजर हेड के अंदर, हर एक मेजर हेड के अंदर 5 क्या होंगे सर? माइनर हेड होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं सर? सर टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकते हैं, पेनल्टी, लेट फीस और अदर। ठीक है सर, आगे बढ़ो, हमें समझ आ रहा है। चलिए जी
सर अमाउंट अवेलेबल इन वन मेजर और माइनर हेड कैन नॉट बी यूज टू पे लाइबिलिटी इन एनी अदर मेजर और माइनर हेड। सर आपकी लाइबिलिटी आ रही है इंटरेस्ट की, लेकिन आपके पास पैसा पड़ा हुआ है टैक्स में, तो क्या आप इंटरेस्ट की लाइबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं कर पाएंगे। तो सर फिर कैसे होगा? लेकिन सर होता क्या है, हाउएवर एनी अमाउंट अवेलेबल इन वन मेजर और माइनर हेड कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर मेजर और माइनर हेड यूजिंग फॉर्म नंबर GST PMT 09 एंड देन इट कैन बी यूज्ड टू पे एनी लायबिलिटी। क्या हुआ सर, क्या बताया सर आपने? अरे मैं कह रहा हूँ आपके किसी मेजर हेड की या माइनर हेड की लायबिलिटी है, और आपके उस मेजर या माइनर हेड में आपका पैसा नहीं पड़ा हुआ, किसी और मेजर या माइनर हेड में पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उस पैसे से उस पर्टिकुलर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं कर सकते। लेट सपोज CGST में पैसा पड़ा हुआ है, पेमेंट का आपको करनी है SGST की, तो क्या आप CGST के पैसे से SGST की पेमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे सर। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, डिपार्टमेंट कहता है आपने ट्रांसफर कर लो CGST का पैसा SGST में यूजिंग फॉर्म नंबर GST PMT 09, और ट्रांसफर करने के बाद आप उस पैसे से लायबिलिटी की पेमेंट कर दो सर। कितना आसान कर दिया सर। चलिए सर, एक इंपॉर्टेंट बात है जी, रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ सच सम अवेलेबल इन देयर ई कैश लेजर फॉर IGST और CGST। सर हमें ना हिंदी में बताया करो, आप ना खुद पढ़ा करो इंग्लिश, ये इंग्लिश आप खुद पढ़ा करो, हमें तो हिंदी समझ आती है। मैंने कहा सर ओके, लेकिन सर मैं कहता हूँ आप खुद भी तो कोशिश किया करो थोड़ा सा। आप जब तक इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, जब तक आप चीजों को नहीं पढ़ोगे, नहीं ट्रांसलेट करोगे, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी सर खुद से। सर हम कोशिश करेंगे, चलिए सर कोशिश करना सर। देखिए अगर रजिस्टर्ड पर्सन के पास IGST में या CGST में कोई पैसा पड़ा हुआ है, मेरा एक बिजनेस है दिल्ली के अंदर और मेरा एक बिजनेस है मुंबई के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूं अपने, बेसिकली हम दोनों अपने आप में क्या हुए, आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन। तो मैं अपना IGST या CGST का पैसा अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर भेज सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं, प्रोवाइडेड मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास ऑलरेडी खुद की लायबिलिटी पड़ी हुई है तो कभी भी मैं इस पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकता जी। ठीक है सर, अब समझ आ गया। सर देखो ना, आप ना पहले इंग्लिश पढ़ते हो फिर हमें हिंदी पढ़ाते हो, बड़ा टाइम लगता है इसमें। आप खुद इंग्लिश पढ़ लिया करो अपने मन में, हमें तो हिंदी बता दिया करो। मैंने कहा सर कोशिश करेंगे आपका कम से कम समय में अच्छे से अच्छा आउटपुट देंगे सर आप। चलिए जी सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता क्या है? देखिए हमारे सबके पास एक बैंक अकाउंट होता है, हमारे सबके पास एक बैंक अकाउंट होता है जी, जो बैंक में हमारा मेंटेन होता है। ओके सर, लेट सपोज सर हमने क्या कर रखा है, हम अपना अकाउंट खुद भी मेंटेन कर रहे हैं, हम अपना अकाउंट एक खुद भी मेंटेन कर रहे हैं और एक हमारा बैंक में खाता चल ही रहा है। तो जब हमने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए तो सर हम लिखते हैं कि हमारा अकाउंट कैश बैलेंस बढ़ गया। हाँ सर, तो सर हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। हाँ सर, क्यों नहीं बढ़ेगा? सर होता क्या, ध्यान से सुनिएगा, बैंक में जो हमारा अकाउंट है वो हमारे लिए तो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए तो लायबिलिटी है ना जी। जो हमारा बैंक अकाउंट हमारे बैंक में हम मेंटेन कर रहे हैं वो हमारे लिए तो एसेट है। अरे मैंने बैंक को पैसा जमा करा दिया, अब मैं जब चाहे तब निकालूं उस पैसे को, तो वो मेरी एक एसेट हो गया। लेकिन बैंक के लिए तो सेम टाइम में एक लायबिलिटी हो गया ना सर, कि सामने वाला कब मांग ले तब देना पड़ जाए। हाँ सर समझ आ रही है हमें आपकी बातें। अरे हम पढ़ते हैं एसेट का हमारा डेबिट बैलेंस होता है जी, हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD। हाँ सर समझ आ रहा है हमें। अरे कैश अकाउंट याद करो या बैंक अकाउंट याद करो, हमने पढ़ा है CA फाउंडेशन में, हमने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या CA इंटर के अंदर अकाउंटेंसी में हमने खूब बनाया सर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। सर ये तो हमने 11th-12th क्लास से बनाते आ रहे हैं, तो सर याद करो, टू बैलेंस BD। फिर हम जमा करा रहे हैं तो पैसा बढ़ता है टू साइड में, अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड से पैसा कम होता है।
फिर बाय बैलेंस सीडी आता है। सर हमें समझ आ रही है आपकी बात। अरे बैंक में ऐसा नहीं होता, बैंक में रिवर्स होगा। जो चीजें हमारे टू साइड आएंगी बैंक उसको बाय साइड लिखता है, जो चीजें बाय साइड आएंगी बैंक उसको टू साइड लिखता है। सर ऐसा क्यों? सर आप सुनिए, हमने पैसा जमा कराया बैंक में, हम अपना एक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अपने पास। लेट्स सपोज हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था बैंक में हमारा लास्ट ईयर का 1 लाख रुपए, हमने और पैसा जमा करा दिया, तो हम डेबिट साइड और अमाउंट को इंक्रीज करेंगे। हाँ सर। अरे जैसे हम डेबिट साइड अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, अगर पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड पेमेंट के दिखाएंगे हम। हाँ सर। सर कहना क्या चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बैंक में हमारा हम पैसा जमा करा देते हैं तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो डेबिट होता है, लेकिन जब बैंक से आपको मैसेज आता है ना, तो आपको मैसेज आता है दिस एंड दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। हाँ सर आता तो है मैसेज कि इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, तो हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट। चलिए सर आगे बढ़ो सर, फटाफट वापस समझ आ गई आपकी बातें। चलिए सर, तो जो बैंक हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हमारा मेंटेन होगा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, वो हमारी क्या है? एसेट है सर। तो क्रेडिट साइड में हमारा कौन सा अमाउंट आएगा? जिससे हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो, और डेबिट साइड में सर वो पैसा आएगा, वो अमाउंट आएगा जिससे हमारा बैलेंस डिक्रीज होगा सर। तो सर क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा सर? क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा सर अमाउंट डिपॉजिटेड इन ई कैश लेजर, जो पैसा हमने जमा कराया ई कैश लेजर के अंदर। और सर डेबिट साइड में क्या आएगा सर? एक एक करके समझाओ सर। सर डेबिट साइड में आएगा अगर हमने उस कैश से कोई पेमेंट करी है, अगर हमने उस कैश से कोई पेमेंट करी है तो वो डेबिट साइड आएगी। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर हमने कोई रिफंड क्लेम किया है तो पैसा कम हुआ तो वो डेबिट साइड आएगा, और अगर वो रिफंड क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। हाँ सर हाँ। अच्छा, अगर हमने किसी को पैसे भेजे हैं, हमने क्या किया है? किसी को पैसा भेजा है अपने कैश लेजर से, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को पैसा भेज दिया, तो वो डेबिट साइड आ जाएगा सर। अच्छा, अगर किसी ने हमको भेजा है, किसी डिस्टिंक्ट पर्सन ने हमको पैसा भेजा है, तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा सर। तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। हाँ सर हमें समझ आ रहा है। सर आपने टीडीएस टीसीएस चैप्टर कराया था, आपने उसमें कहा था कि अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट होता है तो गवर्नमेंट हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। तो मैं कहता हूँ टीडीएस या टीसीएस जो हम क्लेम करते हैं तो वो हमारे अकाउंट में आता है, वो ई कैश लेजर के अंदर आता है। ठीक है सर आगे बढ़ो सर, हमें समझ आ रही है चीजें। चलिए सर अगला पेज है सर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो भी हमने परचेज पे टैक्स पे किया वो भी हमारी एक एसेट है।